मार्शलो फर्नांडिस गांव का जाना माना मछुआरा जो बचपन से समंदर के साथ जीता आया था। उसका काम सिर्फ मछलियां पकड़ना नहीं था, उसका काम था हर दिन समंदर से लड़कर घर खाना पहुंचाना। उस सुबह वो एक आम मछुआरे की तरह घर से नहीं निकला था, बल्कि एक बेटे की तरह निकला था जिसे मां की जान बचानी थी। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी, दवा का पैसा नहीं था और डॉक्टर की कड़ी चेतावनी अब डर बनकर दिल में बैठ चुकी थी। अगर आज इंजेक्शन नहीं आया तो देर हो जाएगी। घर में बस खाली बर्तन और नम आंखें थीं। मार्शलो ने मां के कांपते हाथ छुए, उनकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे नाव लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा। उस दिन वो ज्यादा मछली पकड़ना चाहता था क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुबह तक समंदर शांत था, आसमान साफ, सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा रोज होता था। उसने जाल डाला, कुछ मछलियां फंसी भी, लेकिन दोपहर आते आते मौसम बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर दूर तक काले बादल जुड़ने लगे। समंदर का नीला रंग धीमे धीमे काला हो गया। मार्शलो को खतरा समझ आ गया। उसने जाल उठाया और नाव मोड़ दी। तभी हवा बहुत तेज होने की वजह से नाव आगे नहीं बढ़ रही थी और तभी मार्शलो पीछे गिरा और अगले ही सेकंड नाव के तले से एक तेज चटकने की आवाज आई। लकड़ी टूट रही थी, पानी अंदर घुस चुका था, नाव डगमगाने लगी। मार्शलो ने तैरने की कोशिश की, लेकिन समंदर उसे नीचे खींच रहा था। आंखें खुल नहीं पा रही थीं, हर सांस आखिरी लग रही थी, लेकिन दिमाग में एक ही चेहरा था, उसकी मां का। वही सोचकर वो आखिरी ताकत से तैरता रहा और फिर सब अंधेरा। जब आंख खुली तो शरीर रेत पर पड़ा था, होंठ फटे हुए, आंखें जल रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उठना चाहा लेकिन टांगों में जान नहीं थी। कुछ पल बाद वो किसी तरह खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। न नाव, न इंसान, न कोई आवाज, बस डरावनी खामोशी। फिर उसने सुना एक हल्की सी फुफकार। उसने नीचे देखा, एक काला सांप उसके पैरों के पास से सरक रहा था। उसकी रगों में खून जम गया। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसकी हालत और बिगड़ गई। पेड़ों की डालियों से सांप लटक रहे थे, झाड़ियों में सरसराहट थी, हर दिशा से सांप की आवाजें। वो समझ चुका था वो किसी नॉर्मल टापू पर नहीं था, वो फंस चुका था स्नेक आइलैंड पर, जहां इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं था, न खाना, न पानी, न आग, न हथियार, सिर्फ शरीर पर भीगा कपड़ा और दिल में मां की याद। भूख आग की तरह जल रही थी, प्यास गला काट रही थी। चारों ओर उगे पेड़ों की जड़ों के बीच सांप लिपटे पड़े थे, कुछ रेत में आधे दबे हुए तो कुछ शाखाओं से लटके हुए ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई शिकार का इंतजार कर रहा हो। वो बहुत धीरे धीरे कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ एक गलत कदम और सीधी मौत। भूख का दर्द अब बहुत तेज बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्यास उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। समंदर का खारा पानी पीकर मर जाना उससे बेहतर था कि वो जहर से कटकर मर जाए, ऐसा उसे लगने लगा था। वो पेड़ों की ओर बढ़ा, शायद कोई मीठा फल, कोई पत्ते पर जमी ओस मिल जाए, मगर हर पेड़ सांपों का घर बन चुका था। तभी अचानक उसके बाएं पैर में कुछ चुभा। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई कांटा होगा, लेकिन अगले ही पल एक तीखी जलन उसके पैर में फैल गई, मानो गर्म सलाख अंदर घुस रही हो। उसने नीचे देखा, एक पतला चमकदार सांप उसके पैर की एड़ी से चिपका हुआ था, आंखें छोटी, जहर से भरी हुई। वो चीख भी नहीं पाया। सांप ने काटा और खुद को घास में गायब कर लिया। उसके मुंह से बस एक धीमी सी आवाज निकली, कुछ ही सेकंड में उसका पैर सुन्न पड़ गया। नसें खिंचने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे आग उसकी नसों में दौड़ रही हो। वो लड़खड़ाकर एक पत्थर के सहारे बैठ गया और अपने पैर को देखने लगा। वहां दो छोटे छोटे दांतों के निशान थे और उनके चारों ओर नीला सा रंग फैलने लगा था। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता ने एक चीज सिखाई थी, अगर कभी सांप काट ले तो डर मत, शरीर मजबूत रख, जहर को ऊपर चढ़ने मत दे। तुरंत उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और एड़ी के ऊपर जोर से बांध दिया। दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, लेकिन वो जानता था अगर ढील दी तो 10 मिनट में खत्म। वो किसी तरह उठ खड़ा हुआ, हर कदम पर पैर आग की तरह जल रहा था। उसे पानी चाहिए था तुरंत, नहीं तो ये जहर उसे खत्म कर देगा। वो झाड़ियों के बीच से जैसे तैसे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। सांप फुफकारते रहे, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर दौड़ रहा था, जहर। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक चट्टान के नीचे नमी महसूस की। उसने हाथ लगाया, कीचड़।
कीचड़ में पानी होता है। उसने खुदाई शुरू की। हाथ कांप रहे थे, नाखून टूट चुके थे, लेकिन उसने खोदना बंद नहीं किया। थोड़ा सा गंदा पानी सामने आया, बदबूदार, गंदा, पीने लायक बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने वही कीचड़ भरा पानी हथेली में लिया और पी गया। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, झाड़ियों में सरसराहट बढ़ गई, पेड़ों की डालियों पर कुछ भारी भारी गिरने लगा। मार्शेलो बैठा कांप रहा था, उसका पैर जहर से जल रहा था और शरीर बुखार में तप रहा था। उसकी आंखें बंद होना चाहती थीं, लेकिन वो जानता था अगर वो सो गया तो ये नींद आखिरी होगी। उसकी सांसें भारी थीं, गला सूख चुका था और सिर चकरा रहा था। शरीर के अंदर जहर दौड़ रहा था, जैसे नसों में आग बह रही हो। वो खुद से बातें करता रहा, लेकिन अंदर कहीं भूख अब दर्द नहीं बल्कि पागलपन बन चुकी थी। भूख ने उसे वहां तक पहुंचा दिया जहां इंसान अक्सर नहीं जाता। उसने रेत के किनारे पड़ी छोटी छोटी शंख जैसी चीजें उठाईं, जिनमें से कुछ जिंदा सी हिल रही थी। डर था कि नीचे कहीं सांप न छुपा हो, फिर भी उसने हाथ बढ़ाया। उसने 2-3 छोटे सींप निकाले और बिना सोचे समझे कच्चा ही मुंह में डाल लिया। मुंह में नमक और बदबू भर गई, गला जलने लगा, लेकिन पेट ने पहली बार राहत महसूस की। वो यहीं नहीं रुका। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ छोटे केकड़े और मरे हुए से दिखने वाले समुद्री कीड़े भी मिले। जिंदा वाले फेंक दिए, जो हिले नहीं उन्हें भी उसने खा लिया। जिंदगी अब स्वाद नहीं देख रही थी। झाड़ियों के पास उसे कुछ फल जैसे दिखे, लेकिन हर पेड़ सांपों का घर था। डर के बावजूद उसने नीचे गिरे 2 छोटे कड़वे से फल उठाए। पहले थोड़ा सा काट कर देखा, जीभ जलने लगी, लेकिन उल्टी नहीं हुई। कड़वाहट गले से उतरकर पेट तक जलन बनकर गई, मगर शरीर को थोड़ी ताकत मिली। रात ठंडी हो चुकी थी। भीगे कपड़ों में ठिठुरता हुआ वो एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया। जमीन थोड़ी ऊंची थी, शायद वहां सांप कम आए। अब नींद धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसे मालूम था अगर वो सो गया तो या जहर उसे मार देगा या कोई सांप। ऐसे ही 4 दिन गुजर चुके थे स्नेक आइलैंड पर, जहां हर सुबह नई मुसीबत लेकर आती थी और हर रात ये डर छोड़ जाती थी कि शायद अगली सुबह आंख खुलेगी भी या नहीं। मार्शेलो अब पहले जैसा नहीं रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं और टांगों में हर वक्त दर्द रहता था। जहर पूरी तरह उतरा नहीं था। कभी अचानक सांस फूल जाती और कभी सर घूमने लगता, जैसे वो किसी भी पल गिर पड़ेगा। इन 4 दिनों में उसकी जिंदगी एक डरावने रूटीन में बदल चुकी थी। सुबह होते ही किसी तरह मछलियां पकड़ना और उन्हें कच्चा ही खाना, बारिश का पानी या कीचड़ छान कर पीना, और शाम ढलते ही सांपों से दूर किसी ऊंची जगह कोने में बैठकर रात काटना। चौथे दिन की सुबह चलते हुए उसकी नजर रेत पर कुछ अजीब से निशानों पर पड़ी, जो इंसानों के पैरों जैसे लग रहे थे, और साथ ही टूटी हुई टहनियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि कभी कोई यहां से गुजरा है। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ झाड़ियों के अंदर बढ़ा और थोड़ी ही देर में एक झोपड़ी दिखाई दी, जो अब असल में झोपड़ी कम और मलबा ज्यादा लग रही थी। लकड़ियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, छत गिरी हुई थी, दीवारों में बड़े बड़े छेद थे। मार्शेलो के दिल में एक उम्मीद जगी कि अगर कोई यहाँ पहले रह चुका था तो शायद उसने कुछ ऐसा छोड़ा हो जिससे उसे जीने का एक मौका मिल जाए। वो झोपड़ी के अंदर घुसा, चारों तरफ देखा और समझ गया कि अगर उसे यहाँ रुकना है तो इसे थोड़ा सुरक्षित बनाना होगा। उसने इधर उधर पड़ी लकड़ियों को उठाकर दीवारों के पास टिका दिया, टूटी छत से गिरती टहनियों को समेटकर छाया जैसा बना लिया और जमीन को हाथ से साफ कर एक सूखी जगह बनाई जहां वो बैठ सके। पसीने में भीग गया था, मगर अंदर एक उम्मीद जाग चुकी थी। अब उसके पास कम से कम सिर छुपाने की जगह तो थी। काम करते करते उसे याद आया कि बिना आग के वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। आग न हुई तो न जिंदगी बचेगी और न हिम्मत। उसे रोशनी भी चाहिए थी और गर्मी भी, और सबसे बढ़कर जरूरत थी पका हुआ खाना खाने की। उसने 2 पत्थर उठाए और रगड़ना शुरू किया। एक बार, फिर दूसरी बार। हाथ छिलने लगे, उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने सूखी घास और पत्ते जमा किए, उनका छोटा सा ढेर लगाया और एक बार फिर पूरी ताकत से पत्थरों को टकराया। काफी देर बाद अचानक एक छोटी सी चिंगारी निकली। पहले तो वो सिर्फ एक पल को चमकी और बुझ गई, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, और इस बार चिंगारी सूखे पत्तों को पकड़ गई। धीमा सा धुआं उठा और फिर आग जल उठी। वो कुछ सेकंड तक आग को घूरता रहा, जैसे कोई सपना देख रहा हो। फिर उसकी आंखें भीग गईं। कई दिनों बाद उसने पहली बार रोशनी देखी थी। वो आग के पास बैठ गया और खुद से बोला कि अब जिंदगी का रास्ता थोड़ा बदल सकता है। अब वो केकड़े पकड़ेगा, मछलियां पकाएगा, उन्हें कच्चा निगलने की मजबूरी नहीं रहेगी। ये आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये उसके लिए उम्मीद की लौ थी। 5वें दिन की सुबह स्नेक आइलैंड पर कुछ अलग ही लेकर आई थी।
रात भर उसकी बुझती जलती आग के पास सांपों की फुफकार गूंजती रही थी और मार्शलों मुश्किल से आग झपका पाया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण टूटी छत से अंदर घुसी, उसने महसूस किया कि आसपास कुछ हिला है। पहले तो उसे लगा शायद हवा होगी, लेकिन फिर उसने देखा झोपड़ी के बाहर रेत धीरे धीरे खिसक रही थी, जैसे कोई भारी जिंदा चीज खुद को जमीन पर घसीट रही हो। उसका दिल जोर से धड़क उठा। जब उसने झोपड़ी का आधा टूटा दरवाजा हटाकर बाहर झांका, तो जो उसने देखा उसने उसकी रूह को हिला दिया। एक सांप, लेकिन कोई आम सांप नहीं, इतना मोटा कि किसी आदमी की कमर जितना लगे और बहुत लंबा। उसकी त्वचा धूप में चमक रही थी और उसकी सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मार्शलो कुछ पल के लिए वहीं जम गया। उसकी टांगें कांप रही थीं और दिमाग सुन्न हो गया था। उसे लगा अब कहानी यहीं खत्म। उसने पास पड़े अपने चाकू को देखा, वही छोटा सा चाकू जो वो हमेशा मछली साफ करने के लिए साथ रखता था, जो किसी तरह नाव से बचकर यहाँ पहुंच गया था। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल को संभाला और खुद से कहा, या तो अभी या कभी नहीं। जैसे ही सांप ने अपनी गर्दन उठाई और उसकी तरफ झुका, मार्शलो बिजली की तरह आगे बढ़ा और पूरी ताकत से चाकू सांप के चेहरे पर दे मारा। चाकू उसकी त्वचा में धंस गया और एक भयानक फुफकार पूरे टापू पर गूंज उठी। सांप तड़पने लगा। उसने अपना भारी शरीर झटके से घुमाया और रेत धूल में बदल गई। मार्शलो पीछे गिरा, लेकिन उसने चाकू नहीं छोड़ा। उसने दोबारा वार किया, फिर तीसरी बार। हर वार में जान झोंकी। आखिरकार वो सांप सुस्त पड़ने लगा और फिर एक झटके के साथ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे उसने सांप के पास जाकर देखा, वो मर चुका था। उस जहरीले शरीर का सन्नाटा अब किसी शाप जैसा नहीं, बल्कि राहत जैसा लग रहा था। उसने बिना देर किए सांप की खाल उतारनी शुरू की। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जरूरत डर से बड़ी थी। उसने खाल को अलग किया और मांस को टुकड़ों में काटा। बदबू थी, खून था। वो मांस को उठाकर आग के पास ले गया। पहली बार इस टापू पर कुछ पक रहा था। जैसे जैसे मांस आग पर सिकता गया, धुआं उठा और एक अजीब सी गंध फैल गई। उसके पेट के अंदर आग और तेज जल उठी। जब मांस थोड़ा भुन गया, उसने एक टुकड़ा उठाया और कांपते हाथों से मुंह में डाल लिया। स्वाद अजीब था, भारी, लेकिन उसमें जिंदगी थी। अगले दिन आसमान सुबह से ही भारी लग रहा था और दोपहर होते होते अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में मार्शलो पूरी तरह भीग चुका था। कपड़े बदन से चिपक गए थे और झोपड़ी के टूटे हुए छेदों से पानी सीधा अंदर आने लगा था। उसने दोनों हाथों से पत्ते और टहनियां उठाकर छत के छेदों को ढकने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ फायदा नहीं हुआ। ठंड उसके बदन में उतरती चली गई। कमजोर शरीर, गीले कपड़े और ठंडी हवा मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे और कुछ देर बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे बुखार और ठंड एक साथ चढ़ गई हो। वो किसी तरह आग के पास बैठा, लेकिन गीली लकड़ियां जल नहीं रही थीं। धुआं उठता, बुझ जाता। उस ठिठुरते हुए सन्नाटे में उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर वो यूं ही छुपकर बैठा रहा तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसे खुद को दिखाना होगा, किसी तरह संकेत देना होगा कि इस टापू पर कोई जिंदा इंसान मौजूद है। उसी सोच के साथ वो बारिश में बाहर निकला और गीली रेत पर अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा SOS, इतने बड़े कि आसमान से भी दिखे। फिर अपनी गीली टी-शर्ट को फाड़कर एक कपड़ा बनाया और उसे एक डंडे पर बांध दिया, जैसे एक झंडा, और झोपड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर टांग दिया, ताकि दूर से देखने वाला समझ सके कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। शाम तक वो उसी झंडे को देखता रहा, कभी आसमान की ओर, कभी समंदर की ओर। उम्मीद करता रहा कि कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर उस सफेद कपड़े को देख ले, लेकिन सूरज ढल गया और कोई भी नहीं आया। बारिश धीरे धीरे हल्की होती चली गई। वो थका हारा फिर से अपनी झोपड़ी में लौट गया। आग के पास सिकुड़कर बैठ गया और उसी ठंडे गीले डरावने अंधेरे में रात काटी। बीच बीच में आंख खुल जाती, दिल धड़कने लगता और फिर वो खुद को समझाकर थोड़ी देर के लिए सो जाता। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने कुछ अजीब देखा। आसमान के एक कोने में हल्की सी काली लकीर उठ रही थी। पहले तो उसे लगा बादलों की छाया होगी, लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ वो धुआं था, किसी और जगह से उठता हुआ धुआं। वो उछलकर खड़ा हुआ और तुरंत सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करने लगा। उन्हें अपनी पुरानी राख के ऊपर रखकर जलाने की कोशिश करने लगा, ताकि धुआं ज्यादा से ज्यादा उठे। कुछ ही देर में आग ने पत्तियों को पकड़ लिया और मोटा धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। मार्शलो दोनों हाथ उठाकर चिल्लाने लगा, यहाँ हूं, यहाँ। मगर उसकी आवाज समंदर की लहरों की वजह से वहां तक नहीं पहुंच रही थी। फिर भी वो हार नहीं माना। पत्तियां डालता गया, धुआं बढ़ाता गया और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, इस बार कोई देख ले, इस बार कुदरत सुन ले।
धीरे धीरे उसके सामने एक बड़ा जहाज साफ दिखने लगा और जहाज भी अब उसकी ओर मुड़ चुका था, जैसे उसने उस धुएं और किनारे पर लगे फड़फड़ाते कपड़े को देख लिया हो। जब जहाज पास आया तो डेक पर खड़े लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कोई दूरबीन से देख रहा था, कोई एक दूसरे से कुछ कह रहा था। कुछ लोग तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान स्नेक आइलैंड जैसे जहरीले टापू पर जिंदा भी रह सकता है। जहाज से एक रस्सी नीचे फेंकी गई और कुछ मिनट बाद एक छोटी बोट पानी में उतरी और सीधे मार्शेलो की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही बोट किनारे पहुंची, 2 लोग कूद कर आए और उसे सहारा देकर उठाया। उस वक्त उसके पैर कांप रहे थे, शरीर में जान नहीं थी और आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। उन्होंने उसे धीरे धीरे बोट में बिठाया, पानी पिलाया और उसके कंधों पर कंबल डाल दिया। मार्शेलो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ उनके चेहरे देखे जा रहा था, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये सपना नहीं है। जब वो मेन जहाज पर चढ़ाया गया तो वहां मौजूद हर आदमी उसे ऐसे देख रहा था। कोई बोला ये मुमकिन नहीं है तो कोई बोला ये इंसान नहीं, कोई चमत्कार है। डॉक्टर ने उसके घाव देखे, सांप के काटने की जगह साफ की, पट्टी की और उसे दवाइयां दी। गरम सूप का पहला घूंट उसके गले से उतरा तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। इतने दिनों बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सच में सुरक्षित है। कुछ देर बाद कप्तान उसके पास आया और बैठकर उससे सवाल करने लगा कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, कितने दिन रहा और कैसे जिंदा बचा। मार्शेलो की आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में एक अलग ही ताकत थी। उसने तूफान की कहानी बताई, नाव डूबने की बात कही, सांपों के काटने, भूख, ठंड और उस अधमरी रातों का जिक्र किया। जहाज पर मौजूद हर इंसान खामोशी से उसे सुन रहा था। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर हैरानी और कुछ के चेहरे पर सम्मान। जैसे जैसे जहाज स्नेक आइलैंड से दूर जाने लगा, मार्शेलो ने आखिरी बार उस टापू की ओर देखा। वही टापू जिसने उसे तोड़ दिया था और उसी टापू ने उसे जिंदा रहना भी सिखाया था। और जब जहाज धीरे धीरे खुले समंदर में आगे बढ़ने लगा, मार्शेलो ने आंखें बंद कर पहली बार सुकून की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी मार्शेलो की 7 दिन की सर्वाइवल स्टोरी उस स्नेक आइलैंड पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।